हेलो फ्रेंड्स, मैं सालनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सालनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे हैं आपके 1.1 पर और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फैमिली की क्या मीनिंग्स होती हैं, मतलब परिवार क्या होता है, उसकी परिभाषाएं आपको जाननी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और जो फैमिली होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारी चीज़ों के विषय में आपको यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि जो परिवार होता है वो क्या होता है। तो परिवार क्या है? परिवार एक औपचारिक संस्था होती है। औपचारिक संस्था का मतलब ये होता है कि ये जो परिवार होता है यहाँ पर कुछ रीति रिवाज, कुछ नियम कानून जो है वो आपके फिक्स होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो संस्थाएं होती हैं वो एक औपचारिक होती है, एक अनौपचारिक होती हैं। अनौपचारिक का मतलब होता है कि जहाँ पर रूल रेगुलेशन उतना ज्यादा फिक्स ना हो। जैसे आप मान लीजिए कि इग्नू से आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर या कोई ओपन यूनिवर्सिटी है तो वो एक हम कह सकते हैं अनौपचारिक तरीका है उनका एजुकेशन देने का। लेकिन अगर कोई एक रेगुलर विद्यालय है उसका मतलब है कि वो एक फिक्स संस्था है। तो ऐसे ही परिवार जो होती है वो एक औपचारिक संस्था होती है जहां पर रीति रिवाज जो है वो कुछ आपके फिक्स होते हैं। और ये विश्वव्यापी सामाजिक संस्था होती है। विश्वव्यापी का मतलब है कि पूरे विश्व में हर जगह आपको परिवार देखने को मिलेंगे और ये समाज का एक अंग होता है आपका परिवार। समाज में पाए जाने वाला एक हर जगह, हर एक समाज में पाए जाने वाला एक संस्था होती है जिसे हम परिवार कहते हैं। परिवार जो होता है वो समाजीकरण का पहला अध्याय या हम कह सकते हैं कि समाजीकरण की पहली संस्था अगर आपसे पूछी जाए तो वो परिवार ही होता है। जैसे आप एक परिवार के हिस्से हैं तो आपका जो पहला समाजीकरण है कि कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको कौन से नियम कानून आपको मानने हैं, क्या सही है क्या गलत है, तो सिखाने वाला सबसे पहला जो संस्था थी, जो सबसे पहली जो एजेंसी थी वो आपकी परिवार थी। ठीक है, तो परिवार ही क्या होता है? समाजीकरण की पहली एजेंसी होती है। आपसे पूछा जाए एक बच्चे का पहला विद्यालय क्या होता है, तो पहला विद्यालय उसका परिवार ही होता है। बच्चे का पहला विद्यालय क्या है? तो बच्चे का पहला विद्यालय उसका परिवार होता है। और बच्चे का अगर पूछा जाए कि पहली शिक्षिका कौन होती है, तो बच्चे की जो माँ होती है उसे हम पहली शिक्षिका मानते हैं बच्चे की। ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है तो ये इसे आप ध्यान रख सकते हैं। बच्चे का समाजीकरण करने की सबसे पहली संस्था क्या है? तो वो परिवार होता है, क्योंकि हम सबसे पहले जो कुछ भी हम सही गलत सीखते हैं वो हम अपने परिवार से सीखते हैं। तो बच्चे का समाजीकरण करने का सबसे पहली संस्था उसका परिवार होती है। और सबसे पहले शिक्षिका जो सिखाने वाली होती है वो माँ होती है, तो हम माँ को सबसे पहले शिक्षिका मानते हैं। और ये जो परिवार होता है ये व्यक्ति की पहचान और उसके व्यक्तित्व पर एक महत्वपूर्ण जो है वो आपकी भूमिका निभाता है। कौन सा बच्चा कैसा होगा इसमें कहीं ना कहीं जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसका परिवार। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा ऐसा है कि बहुत उद्दंडता कर रहा है तो हम सीधा उसके परिवार के ऊपर कहते हैं कि परिवार के संस्कार ही ऐसे हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चे को पहचान देने में, किसी व्यक्ति को पहचान देने में या कि उससे संपूर्ण व्यक्तित्व की पहचान में उसके परिवार की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो आपकी रहती है। और परिवार में सुरक्षा, प्रेम, स्नेह ये सब कुछ बेसिक नीड होती है। जैसे हम अपने परिवार के सदस्य जो भी परिवार होता है तो परिवार में एक सुरक्षा जो है वो हम महसूस करते हैं। परिवार के द्वारा हमें प्रेम और स्नेह दिया जाता है। तो ये कुछ बेसिक नीड होती हैं जो हमें हमारे परिवार से मिलती हैं। तो परिवार केवल एक हम जैविक समूह नहीं होता है। जैविक समूह कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिवार जो है वो आपके बायोलॉजिकल तरीके से ही परिवार निर्मित किए जाएंगे, मतलब जिनमें रक्त संबंध होगा वही परिवार होंगे, ऐसा नहीं होता है। सामाजिक मुख्य रूप से परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बायोलॉजिकल है या ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से सामाजिक संस्था ही है। ये दोनों है, लेकिन मुख्यतः इसे हम एक सामाजिक संस्था मानते हैं, क्योंकि परिवार की बहुत सारे जैसे सुरक्षा की भावना, स्नेह की भावना, ये सब जो हमें समाज की हमें देता है वो हमें सबसे पहले हमारे परिवार से मिलता है। ठीक है, तो ये एक बायोलॉजिकल मतलब ये बायोलॉजिकल भी है, लेकिन पूरी तरह से हम इसे बायोलॉजिकल नहीं कह सकते। केवल बायोलॉजिकल है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। जो यहाँ में जो सदस्य होते हैं परिवार के वो केवल एक जैविक समूह उनके द्वारा बनाया जाता है वो परिवार होता है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसलिए
तो सामाजिक संस्था होती है, काफी विवाह जैसे संबंधों के माध्यम से भी परिवार जो है वो आपका बनाया जाता है। इसके जो सदस्य होते हैं वो नियमों और विनियमों को जो है वो नियंत्रित करते हैं। इसके सदस्यों का व्यवहार सहज प्रवृत्तियों से नहीं बल्कि रीति रिवाजों से जो है वो आपका प्रेरित होता है। मतलब जो परिवार होता है उसकी जो प्रवृत्तियां होती हैं वो जिस समाज में रहता है उस समाज के हिसाब से जो परिवार की वृत्तियां होती हैं वो आपकी निर्धारित की जाती हैं। पारिवारिक व्यवहार के जो मापदंड होते हैं वो समाज से जो है वो आपके निर्धारित किए जाते हैं। अब ये परिवार बनता कैसे है? मतलब कौन से लोग शामिल होंगे उस समूह में कौन-कौन से लोग होंगे जिनको हम परिवार कह सकते हैं। तो परिवार सबसे पहला तो परिवार जो है वो व्यक्तियों से निर्मित होता है, एक छोटा समूह होता है, परिवार का आकार जो है वो संकीर्ण होता है, ठीक? आगे मैं आपको उसकी विशेषताओं में बताऊँगी। तो परिवार जो है वो व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों का एक समूह होता है और उस समूह में जो शामिल लोग होते हैं वो या तो विवाह संबंध के द्वारा जुड़े होंगे, जैसे पति-पत्नी के माध्यम से, समाजीकरण के माध्यम से वो दोनों परिवार के सदस्य बन सकते हैं, या तो रक्त संबंध जैसे माता-पिता के जो बच्चे हैं, रक्त संबंध के माध्यम से परिवार के सदस्य बन सकते हैं, या एक और तरीका होता है परिवार का सदस्य बनने का, मतलब उस पारिवारिक समूह का सदस्य बनने में एक और तरीका होता है, वो है गोद लेने की जो प्रथा होती है। तो ये 3 माध्यम होते हैं जिनके द्वारा किसी भी प्रकार का जो परिवार होता है उसका निर्माण होता है। या तो समाजीकरण द्वारा जैसे विवाह संबंध द्वारा जो है वो परिवार निर्मित किए जाएँ, या फिर रक्त संबंध हो तो परिवार बनता है, तो वो जो समूह होगा जिनमें रक्त संबंध आपस में होगा तो वो परिवार कहे जाएँगे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिनसे ना तो विवाह संबंध जुड़ा हुआ है और ना ही क्या है कि रक्त संबंध उनसे जुड़ा हुआ है, लेकिन जो हमारे समाज में एडॉप्टेशन की जो प्रोसेस है, जो गोद लेने की प्रथा है, अगर उसके माध्यम से भी जो है वो कोई भी सदस्य परिवार का एक समूह जो है वो परिवार के सदस्य जो है वो आपके बन सकते हैं। तो ये 3 माध्यम होते हैं जिनकी वजह मतलब जिनसे जो है वो परिवार आपका निर्माण होता है। कई बार ऐसा भी कई सारे बुक्स में आप कई बार ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री हैं जो बताते हैं कि जो नौकर होता है, क्योंकि नौकर को ना तो वो विवाह संबंध से जुड़ा हुआ है, ना तो वो रक्त संबंध से जुड़ा होगा और ना ही उसे किसी ने गोद लिया होगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो परिवार का नौकर होता है, वो भी परिवार के सदस्यों में जो है वो आपका गिना जाता है। लेकिन जनरली अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा कि ये 3 ही माध्यम होते हैं, या तो विवाह, या तो रक्त संबंध, या तो एडॉप्टेशन, मतलब वो गोद लेने की प्रथा जिसके माध्यम से कोई परिवार का सदस्य बन सकता है। पति-पत्नी के बीच जो होता है वो आपका विवाह संबंध होता है और उनके बच्चों जो जैसे माता-पिता के द्वारा जो संतान है, उनके बीच जो है वो आपका रक्त संबंध होता है और बहुत बार ऐसा होता है कि जो गोद लेने की प्रथा है, इनके द्वारा जो है वो आपका परिवार बनाया जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उन्हें ज़रूर पढ़िएगा। अब हम बात करते हैं परिवार के प्रकार के विषय में। आपने समझा कि परिवार क्या होता है, तो परिवार एक समूह होता है, लोगों के द्वारा एक मतलब लोगों से मिलकर बना हुआ एक छोटा-सा समूह होता है, जिसमें 3 ऐसे माध्यम होते हैं जिनसे परिवार बनता है, या तो रक्त संबंध होगा, या तो गोद लेने जैसी प्रथाएँ होंगी, या तो आपका क्या होगा, विवाह जैसा संबंध होगा। तो ये जो छोटा समूह बनता है, इसी को हम परिवार कहते हैं, जिसमें हमें सुरक्षा की भावना, जिसमें हमें समाजीकरण, ये सब चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। अब ये परिवार अलग-अलग प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। परिवारों को अलग-अलग कैटेगरी में बाँटने के लिए हम देखते हैं कि परिवार को वंश के आधार पर बाँटा जाता है, आवास के आधार पर बाँटा जा रहा है कि परिवार कहाँ पर रह रहा है, ठीक है? स्थल अथॉरिटी जो आपका मतलब है कि कहाँ पे वो रह रहे हैं, माता के घर हैं, पिता के घर हैं, इस पे जो है वो परिवार को वर्गीकृत किया जाता है। वंश के आधार पर अगर हम देखते हैं तो जैसे पितृसत्तात्मक है या मातृसत्तात्मक है, जैसे पिता के वंश से परिवार चल रहा है या माता के वंश से परिवार चल रहा है। अपने यहाँ अगर देखेंगे भारत में तो भारत एक पितृसत्तात्मक परिवार जो है वो आपका चलता है, मतलब पितृवंशी होता है, जहाँ पर पिता का जो वंश होता है उसी से परिवार का निर्धारण किया जाता है। तो ये जो परिवार है वंश के आधार पर 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक पितृवंशी हो सकते हैं, एक आपका मातृवंशी जो है वो आपका हो सकते हैं। अगर माता का जो वंश है, जैसे नानी के यहाँ से जो परिवार चल रहा है, तो अगर उनके वंश से चल रहा है परिवार तो उसे हम कहते हैं मातृवंशी परिवार। लेकिन अगर पिता के वंश से जो परिवार चल रहा होता है उसे हम पितृसत्तात्मक या पितृवंशी जो है वो आपका कहते हैं। पितृसत्तात्मक नहीं, पितृवंशी जो है वो आपका कहते हैं। पितृसत्तात्मक अलग होता है। परिवारों में जो है वर्गीकरण आपका ये किया जाता है, निवास स्थान के आधार पर जो है वो आपका किया जाता है कि जो है वो परिवार कहाँ पर रह रहा है।
ठीक है, जैसे पितृ स्थानीय है या माता स्थानीय, मतलब ऐसा है कि जो कन्या है उसका विवाह होकर के अपने पति के यहाँ आकर के वहाँ पे वो रह रही है, या जो पुरुष है वो अपनी पत्नी के यहाँ जाकर के रह रहा है। तो इस तरह से भी हम परिवार को जो है वो डिवाइड करते हैं। पितृ स्थानीय होता है, हम ऐसे परिवारों को कहते हैं जहाँ पर जो माता है वो अपने पति के जो माता है वो पिता के यहाँ आकर रह रही हो, तो उसे हम पितृ स्थानीय कहते हैं। मातृ स्थानीय कहते हैं कि जो पिता है वो माता के यहाँ जाकर के अगर रह रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका मातृ स्थानीय कहते हैं। तो इस आधार पर भी जो है वो हम डिवाइड करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक में भी चीज़ को डिवाइड करते हैं। पितृ सत्तात्मक का मतलब है कि जो अथॉरिटी है, वो कौन है, मतलब घर का जो रूलर है, वो हेड कौन है? पिता के ज़रिए जो है वो परिवार चल रहा है, या फिर माता जो है वो परिवार को लीड कर रही है। अथॉरिटी बेस पर भी जो है वो हम परिवार को डिवाइड करते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे तरीके से हम परिवार को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो मुख्यतः 2 ही प्रकारों में बाँटा जाता है। एक एकल परिवार होता है, एक आपका संयुक्त परिवार होता है। वैसे तो परिवार को कई सारे जैसे विवाह के आधार पर भी हम डिवाइड कर देते हैं कि बहुपति वाला परिवार है, या जो है वो एकल पति वाला परिवार है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स बन सकते हैं फैमिली के। बट अगर हम देखते हैं कि मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो मेन 2 ही टाइप की फैमिली होती है। या तो वो सिंगल मतलब जो है आपका न्यूक्लियर फैमिली होगी, ठीक है? तो या तो वो एकल परिवार होगा, या तो वो संयुक्त परिवार होगा। तो 2 ही तरह के परिवार होते हैं। एकल परिवार का मतलब होता है कि जहाँ पर जो है माता-पिता के साथ उनके अविवाहित बच्चे रह रहे हों, ठीक है? इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर माता-पिता के साथ जो बच्चे रहते हैं, वो अविवाहित होते हैं। अविवाहित का मतलब है कि उनके बच्चों का विवाह नहीं हुआ होगा। जैसे मान लीजिए कि जो है वो आपके एक माता-पिता हैं, उनके 1 या 2 बच्चे हैं जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है। तो इससे जो परिवार बनता है उसे हम कहते हैं एकल परिवार। अभी जनरली आप देखेंगे तो मुख्यतः यही परिवार आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। संयुक्त परिवार का मतलब होता है कि जहाँ पर माता-पिता के साथ उनके विवाहित बच्चे भी रह रहे हों, और माता-पिता के जो माता-पिता हैं, जैसे कम से कम 3 पीढ़ी जो है वो आपके अगर साथ में रह रही हो। जैसे दादाजी हैं, पिताजी हैं और पिताजी के बेटे हैं। इस तरह से अगर परिवार चल रहा है जहाँ पर कम से कम 3 पीढ़ी एक साथ निवास कर रही होती है, या कुछ रिश्तेदार उनके साथ निवास कर रहे होते हैं, ऐसे परिवारों को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। तो ये 2 मुख्य प्रकार होते हैं, और आप लोग जो है वो संयुक्त परिवार और आपका जो एकल परिवार है, इसकी जो विशेषताएँ होती हैं, जैसे अगर बच्चा संयुक्त परिवार में रह रहा है तो क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, या क्या नुकसान हो सकता है? अगर वो संयुक्त परिवार में रह रहा है तो क्या उसको फ़ायदे मिल सकते हैं और क्या नुकसान हो सकता है? ये दोनों टॉपिक जो है वो आप खुद से पढ़ेंगे। नोट्स आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे भी नोट्स दिया गया है, ठीक है? इसके पहले भी मैंने कई सारे वीडियोज़ कराए हुए हैं, जहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें बताई हुई हैं। तो वहाँ से आप ये चीज़ें जो है वो ज़रूर कर लेंगे। आपको क्या करना है, जो एकल परिवार है, उसकी क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, और जो संयुक्त परिवार है, उनकी क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, उसको जो है वो अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। एकल परिवार में मैंने आपको बताया कि एकल परिवार वो होगा जहाँ पर जो है वो आपका माता-पिता होंगे, अविवाहित बच्चे होंगे। संयुक्त परिवार वो होगा जहाँ पर 2-3 पीढ़ी साथ में रह रही हो, और उनके जो विवाहित बच्चे हैं वो भी जो है वो साथ में निवास कर रहे होते हैं। दादा-दादी हैं, माता-पिता हैं, और माता-पिता के जो बच्चे हैं उनके भी विवाह हो चुके हैं। तो इस तरह से जो परिवार निवास करता है वो संयुक्त परिवार होता है। उसके बाद हमें परिवार की कुछ विशेषताएँ हैं उसके विषय में जानना है। तो सबसे पहला क्या होता है कि परिवार की एक बहुत बड़ी विशेषताएँ होती हैं कि उसमें सार्वभौमिकता पाई जाती है। सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि जो चीज़ हर जगह पाई जा रही हो। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा यूडीएल के विषय में, तो यूनिवर्सल डिज़ाइन आपने लर्निंग देखा कि एक ऐसा मॉडल डिज़ाइन कर दें जो सब यूज़ कर सके, जो किसी के लिए बाधा युक्त ना हो, सब आसानी से यूज़ कर सके। लर्निंग का एक ऐसा मॉडल जो सब यूज़ कर सके। और हर जगह वो अवेलेबल हो, कैसे भी कोई भी बच्चा हो, हमेशा यूज़ कर सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सार्वभौमिकता का मतलब ही यही होता है कि जो व्यापक रूप में हो, जो हर जगह पाया जा रहा हो। तो परिवार एक ऐसी संस्था होती है कि जिसमें व्यापकता होती है, मतलब आप कहीं पर भी जाएँगे तो आपको लोगों का एक ऐसा समूह दिखेगा। आप आदिवासी समूह में जाइए, आप किसी ऐसे सामान्य इलाके में कुछ लोग रह रहे हैं, वहाँ पे जाइए,
तो आपको ऐसा दिखेगा कि लोग गुटों में बटे हुए हैं और वो उन गुटों में कुछ समानताएँ हैं, वो विवाह संबंध के माध्यम से, वो जो है आपकी रक्त संबंध के माध्यम से, दत्तक तरीके से, किसी-किसी तरीके से जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। उनमें प्रेम, स्नेह, सुरक्षा, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएँगी। तो आप कहीं पे भी जाएँगे, आपको हर जगह एक छोटा-सा समूह दिखेगा, जहाँ पर वो मतलब जिसे वो फैमिली के रूप में जो है वो आपका देखते हैं। उसके बाद परिवार की एक विशेषताएँ होती हैं कि यहाँ पर वित्तीय प्रावधान होता है, जैसे कोई भी परिवार होता है, कोई भी समूह होगा मान लीजिए, ठीक है? तो उस समूह में क्या आपको दिखेगा कि वो समूह क्या करेगा कि अपने जो भी सदस्य उनके साथ हैं, तो उन सदस्यों के साथ मिलकर के जो है वो धन अर्जन करने का या जो है वो उन धन के माध्यम से जो है वो अपने परिवार का पालन-पोषण करने का जो है वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो परिवार की एक विशेषताएँ होती है, उसमें वित्तीय प्रावधान पाया जाता है। प्रत्येक परिवार जो है वो किसी न किसी तरीके से वित्त का मतलब धन का जो है आप कह सकते हैं रुपए-पैसे जो है वो इकट्ठा करता है ताकि वो अपने परिवार की जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं जो है उनको पूरा कर सके। जैसे आप भी एक परिवार का हिस्सा होंगे, आप देखते होंगे कि आपके घर के जो हेड होंगे, ठीक है? या आप लोग में से ही कोई न कोई आप वित्तीय तरीके ज़रूर जुटा रहे होंगे। वो अपनी सुविधाओं के लिए भी साथ ही साथ आपके साथ जो मेंबर रह रहे हैं, जो आपका ये एक समूह बना हुआ है परिवार का, इसके जो सदस्य हैं, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप क्या करते हैं, वित्त का प्रावधान करते हैं। ठीक है? आप पैसे इकट्ठा करते हैं, ताकि आपके घर की आवश्यकताएँ जो है वो पूरी हो सके, आपके परिवार की आवश्यकता पूरी हो सके। तो ये जो विशेषता होती है, ये हर एक परिवार में पाई जाती है। परिवार का जो आकार होता है वो आपको सीमित देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि परिवार व्यापक होता है। अच्छा हम कहने को कह दें कि वसुधैव कुटुम्बकम सारा जितने भी हमारा परिवार होता है। लेकिन अगर आप परिवार का आकार देखेंगे तो वो सीमित है। मतलब आप कुछ ही लोगों के साथ जुड़ कर के परिवार का निर्माण होता है। जैसे 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, इससे ज़्यादा बड़ा आकार आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? तो परिवार जो होता है उसका आकार सीमित हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनसे मिल कर के ही आपका परिवार बनता है। ठीक है? तो परिवार जो है उसका आकार जैसा अगर पूछा जाए तो वो सीमित होता है, चाहे वो एकल परिवार हो, चाहे संयुक्त परिवार हो, उनका आकार सीमित आपको देखने को एकल परिवार होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लोग, 6 लोग, 7 लोग इतने ही होंगे। संयुक्त परिवार होगा तो हो सकता है 20, 25, 30 लोग हों, लेकिन फिर भी आप काउंट कर सकते हैं, उसका एक लिमिटेड दायरा होगा, ठीक है? तो एकल जो आपका फैमिली होता है उसकी एक प्रमुख विशेषता है, उसका एक दायरा होता है, वो सीमित होता है। तो वही चीज़ इसमें लिखी गई है कि एकल परिवार होगा तो वो कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद क्या है कि भावनात्मक आधार होता है। परिवार की एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें भावनात्मक आधार पाया जाता है कि हम उस समूह के जो सदस्य होंगे, जैसे मान लीजिए कि कुछ 4-5 लोगों का एक समूह है, तो उस समूह के सभी सदस्यों के साथ हम भावनात्मक तरीके से जुड़े जुड़े रहते हैं। भावनात्मक जुड़ाव का मतलब होता है कि हम उनकी उन चीज़ों को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी बातों को सुनने के लिए जो है वो तत्पर रहते हैं। तो इस तरह से हम इमोशनली जो है उनसे अटैच रहते हैं। अब ऐसा है कि मान लीजिए आप कहीं बाहर के किसी लोग के साथ, अपने दोस्त यार के साथ अटैच हैं, तो वो आपका परिवार नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर कोई भी ऐसा समूह है जहाँ पर वो रक्त संबंध के माध्यम से जुड़े हुए हैं, भावनात्मक तरीके से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो आपका परिवार जो है वो आपका बन जाता है। तो परिवार में भावनात्मक आधार पाया जाता है, जहाँ पर सारे सदस्य क्या करते हैं, एक-दूसरे से भावनात्मक तरीके से जो है वो आपके जुड़े रहते हैं। अपनी सारी समस्याएँ या अपने किसी भी प्रकार की सुख या दुःख को वो एक-दूसरे के साथ जो है वो मिलकर के साझा करते हैं। इसमें सामाजिक विनिमय पाया जाता है, ठीक है? सामाजिक विनिमय का मतलब है कि एक परिवार में सदस्यों का जो सामाजिकरण के माध्यम से सामाजिक मानदंडों, रीति-रिवाजों और सामाजिक आचरण जो है वो आपका पालन करने के लिए समाज से जो है वो आपका शिक्षित जो है वो किया जाता है। देखिए आपके परिवार के सदस्य होंगे, आपके माता-पिता होंगे, वो भी जो है वो अपने माता-पिता से जो भी उन्होंने प्राप्त किया हुआ है, वो अपने बच्चों को जो है वो आपका देते हैं। मतलब जो समाजीकरण जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो आगे आपका चलता रहता है। तो ये परिवार की विशेषताएँ होती हैं कि परिवार की कुछ प्रमुख विशेषताएँ या समाज की विशेषताएँ वो आगे जो है वो आपका ट्रांसफ़र करते रहते हैं। जिससे क्या होता है परिवार के सदस्यों के बीच पारस्परिक जो संबंध है और बातचीत सामाजिक और कानूनी नियमों द्वारा जो है वो आपके निर्देशित किए जाते हैं, जिससे एक बेहतर तरीके से सामंजस्य बैठा करके जो परिवार है वो आपका आगे बढ़ता है।
और एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि परिवार में क्या होता है कि परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, वो सभी उनका एक फ़िक्स जो हम कह सकते हैं कि हैबिटेट वो एक निश्चित जगह पे जो है वो आपका निवास करते हैं। जहाँ पर वो अपनी सारी सुख-सुविधाओं के ज़रिए जो है वो अपने जीवन का यापन करते हैं। तो कोई भी परिवार होता है, उसका अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है और वो उस निश्चित स्थान पर जो है वो आपका निवास करते हैं। तो ये आपका पूरा है जिसमें आपने कंप्लीट पढ़ा यूनिट 1.1 और ऐसे ही आपका कंप्लीट जो है वो आपका करवा दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी बच्चे आपके साथ जुड़े हैं या जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप ज़रूर जो है वो कमेंट करें ताकि आप ये बताएँ कि ये सीरीज़ आपके लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप उसको भी बता सकते हैं, बाकी अपने दोस्तों के साथ अगर आप चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।